हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS मेंटोर। मैं ब्रिजेश आपके लिए लेके आ गया हूं करंट अफेयर का डेली न्यूज एनालिसिस। और आज हम देखते हैं जो आज की इंपॉर्टेंट, आज डेट कौन सी है, आज 12 ऑफ जुलाई है। और आज की इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं और क्या आज के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कंटेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेंट को देखते हैं। तो आज का जो पहला हमारा कंटेंट है, जो कि हमको द हिंदू के पेज नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। द हिंदू के पेज नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। और ये किस पे है? ये जो विंझनजाम पोर्ट है, विंझनजाम पोर्ट का जो आज न्यू सेलिब्रेशन हुआ है उस पे है। दूसरा हम देखते हैं GS2 IR से रिलेटेड है। ये क्या है? बिम्स्टेक की मीटिंग पे है। दूसरा क्या है? बिम्स्टेक की मीटिंग पे है। और तीसरा जो देखते हैं पेज नंबर 5 में देखने को मिल जाएगा, ये GS2 और 3 शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये किस पे है? ये लेबर लॉ पे है। लेबर लॉ पे है। श्रम संहिता लागू करने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। इंडिया ने 4 न्यू लेबर कोड लाए हैं, उस पे ये आर्टिकल बेस्ड है। और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेज नंबर 5 में दिख जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल कहां पे? पेज नंबर 5 में दिख जाएगा। किस पे है? ये जो राज्यों द्वारा स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है, स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है, यही आज का एडिटोरियल भी है। यही आज का एडिटोरियल भी है, इसको भी देखेंगे। और नेक्स्ट हम एक जो समाचार में शब्द है हीट डोम को देखेंगे। और नेक्स्ट आज का जो संपादकीय विश्लेषण बड़ा है उसको देखेंगे। पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में वर्जनाओं की तोड़ना, मतलब जो मेल इनफर्टिलिटी, मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला आर्टिकल हम देखते हैं, ये रहा आपका द हिंदू का आर्टिकल। कैरिंग 930 कंटेनर सैन फ्रांसिस्को बिकम्स द फर्स्ट मदरशिप्स के बारे में देखेंगे कि ये मदरशिप क्या होता है। मदरशिप एट द केरलास विंझनजाम पोर्ट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, विंझनजाम पोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस आर्टिकल को देखने से पहले, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। जो विंझनजाम पोर्ट है इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंट देखने के लिए हम बात कर लेते हैं कि इसके मेन इंपॉर्टेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो अभी तक भारत में इंडिया में अभी तक अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो भारत में अप्रॉक्स अभी भारत में 30 पोर्ट्स हैं। 30 पोर्ट्स जो रनिंग पोर्ट्स हैं, 30 पोर्ट्स हैं। बट भारत में जो मेजर प्रॉब्लम क्यों, ये विंझनजाम पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि 30 पोर्ट्स होने के बावजूद भारत में एक भी डीप वाटर पोर्ट एक भी नहीं है। एक भी डीप वाटर पोर्ट अभी तक नहीं थे। डीप वाटर पोर्ट अभी तक एक भी नहीं थे। अब बात आती है कि डीप वाटर पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो डीप वाटर पोर्ट की इंपॉर्टेंस होती है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, जो बड़े वेसल्स होते हैं, तो उनके लिए एक सम एक्सटेंट तक ये होता है कि वो सबमर्जेंस चाहते हैं। सबमर्ज होंगे तभी तो आ पाएंगे, सबमर्ज होंगे तभी तो आ पाएंगे। क्योंकि उनका जो ड्रॉप्ड लेवल है वो किस में होना चाहिए? बिलो वाटर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें, सपोज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी शिप हो गई, ये वेसल्स हो गया। सपोज ये वेसल्स हो गया, ये हमारी वेसल्स हो गई। तो वेसल्स में ये जो पार्ट है इतना तक, अप टू दिस पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट लेवल बोलते हैं, ड्राफ्ट एरिया बोलते हैं। ये क्या है? ये ड्राफ्ट एरिया है। और यहां तक क्या होनी चाहिए? वाटर में सबमर्ज होना चाहिए। ये इस एरिया को सबमर्ज होना चाहिए। तो ये क्या होता है, जब अगर डीप वाटर होता है, डीप वाटर पोर्ट होता है, तो जो अगर बड़ी वेसल्स हैं वो यहां तक सबमर्ज हो जाती है। इनकी ड्राफ्ट एरिया अभी तक जो भारत में है, इसकी 15 मीटर तक ही ड्राफ्ट एरिया के हमारे पास पोर्ट है। बट अगर बड़े वेसल्स हो गए तो हमारे पास ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं है जिसमें बड़े वेसल्स आ सके। तो इस वजह से इस विंझनजाम जो हमारा पोर्ट है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसकी बात किया हमने कि इसके कोई नहीं है, तो इसके ना रहने से इसके प्रॉब्लम क्या हो रही है? ना रहने से इसके प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भारत में क्या हम बात किए कि एक भी हमारे पास क्या नहीं है? डीप वाटर पोर्ट नहीं है। जब डीप वाटर पोर्ट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बात करते हैं कि जो लोअर ड्राफ्ट के हैं, लोअर ड्राफ्ट के हमारे पास पोर्ट हैं। तो जो बड़ी वेसल्स होती हैं तो क्या करती हैं, यहीं पे आ जाता है ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो बड़ी वेसल्स जितने होते हैं, तो जो अगर सपोज हमने इंपोर्ट किया, इंडिया में कोई इंपोर्ट आइटम आ रहा है, तो सबसे पहले कहां जाता है? वो सबसे पहले लाइक कहां पे, कुछ जैसे कोलंबो पोर्ट हो गया। और कोलंबो के अलावा जैसे श्रीलंका की तो हमने बात कर लिया, कोलंबो पोर्ट हो गया, मलेशिया हो गया, इन देशों में जाता है। इन देशों में सबसे पहले यहां पे गया, फिर यहां पे बड़ा वेसल्स जो हुआ, यहां पे अनलोड हुआ,
और छोटे शिपमेंट के थ्रू वो आइटम कहां पे आ जाता, छोटे शिपमेंट के थ्रू आता है, कहां पे, इंडिया में आया, छोटे शिपमेंट के थ्रू इंडिया में आया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसशिपमेंट बोलेंगे। तो यहीं पे ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर बड़ी वेसल्स जो आ रही है वो कहीं दूसरे नेशंस में, दूसरे नेशन पे क्या हो रही है, अनलोड हो रही है, फिर छोटे वेसल्स पे वो लोडिंग होगी, उसके बाद हमारे इंडिया में आ रही है। अगर टोटल इसको अगर हम डाटा से देखिए तो डाटा में अगर इंडिया का जो 75% इंपोर्ट है, 75% जो हमारा इंडिया का इंपोर्ट है, 75% इंडिया का इंपोर्ट है, वो किससे हो रहा है, थ्रू ट्रांसशिपमेंट पे हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट पे हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम इतना 75% इंपोर्ट, तो हमारे पास इसके विंझनजाम पोर्ट की इंपोर्टेंस इससे पता चल रही है कि अभी भी हम 75% इंपोर्ट क्या किसके थ्रू कर रहे हैं, ट्रांसशिपमेंट के थ्रू कर रहे हैं। मींस हमारा जो इंपोर्ट आता है वो किसी दूसरे नेशंस में क्या होता है, अनलोड होता है, वहां से छोटे वेसल्स के थ्रू आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो है डीप वाटर पोर्ट नहीं है, तो यहीं पे इंपॉर्टेंस हो जाती है। और अगर हम बात करें 75% इंपोर्ट में से 40% इंपोर्ट जो हो रहा है, 40% इंपोर्ट हो रहा है थ्रू कोलंबो पोर्ट के थ्रू हो रहा है, कोलंबो पोर्ट के थ्रू हो रहा है। इस आप समझ सकते हैं कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 40% तो ट्रांसशिपमेंट हम कहां से कर रहे हैं, कोलंबो पोर्ट से कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। तो अब हम ट्रांसशिपमेंट्स के हमारे क्या है, जो हम बात की अभी ट्रांसशिपमेंट के, तो ट्रांसशिपमेंट से क्या नुकसान है हमें, तो ये तो पहली चीज हो गया, ये टाइम टेकन हो गया, क्योंकि पहला जो टाइम टेकन हो गया, क्योंकि पहले आइटम जो आ रहे हैं वो कहां पे हो जा रहे हैं, सबसे पहले वो दूसरे ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, मतलब जैसे सपोज करें 40% कोलंबो में है, तो पहले कोलंबो में क्या हो रहा है, अनलोड हो रहा है, उसके बाद छोटे वेसल्स में लोड हो रहा है, फिर भारत में आ रहा है, फिर फर्दर क्या होगा, अनलोड होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्या है, टाइम टेकन है। टाइम टेकन के अलावा ये क्या हो जा रहा है, एक्सपेंसिव हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसिव हो रहा है, कैसे, जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर में हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा हम ट्रांसपोर्ट में हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये भी हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से इंपोर्ट महंगा हो रहा है। और तीसरा क्या हो गया लॉस, इससे क्या हो रहा है कि जब हम ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं तो अदर कंट्री, लाइक हम कोलंबो से ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं, तो वहां उसको हम पेमेंट भी तो कर रहे हैं, और पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, डॉलर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा डॉलर भी जा रहा है देश से। तो इस तरीके से ट्रांसशिपमेंट के क्या हुए, नुकसान हुए। अब हम बात कर रहे हैं इसी इन सब चीजों को दूर करने के लिए कौन सा पोर्ट, अभी हमने बात किया किसके, विंझनजाम पोर्ट की, हमने विंझनजाम पोर्ट की क्या किया, इनॉग्रेशन हुआ है इस पोर्ट को। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि क्यों हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट ये पोर्ट हो जा रहा है, ये देश की इकोनॉमी को कितना फर्दर बूस्ट करेगा ये पोर्ट, तो इससे हमें पता चल जाता है। अब ये कहां पे हुआ है, तो केरला में, केरला के कहां पे, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम के पास, तिरुवनंतपुरम के पास, ये कहां पे है, केरला के तिरुवनंतपुरम के पास है। इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको अडानी ग्रुप ने डेवलप किया है, अडानी ग्रुप ने इसको डेवलप किया है। और ये भारत का पहला क्या हो जाता है, ट्रांसशिपमेंट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, ट्रांसशिपमेंट भारत का पहला ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने जा रहा है, ध्यान रखना है। तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो रहा है। और इसकी क्या है, अब ये क्या है, पहला, ये भी ध्यान रखिए, ये कैसा है, डीप वाटर पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, मतलब इसका जो डेप्थ लेवल है वो कहां पे है, ड्राफ्ट लेवल जो होगा अप टू 20 मीटर तक है। ये तो ये क्या हो गया, पहला ये डीप वाटर पोर्ट हो गया। तो ये सब इसके क्या है, इसके इंपॉर्टेंस हो गए, विंझनजाम पोर्ट के ये फीचर्स हो गए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया। अब इस पोर्ट तो हमने देख लिया, ये इसके फीचर हो गए। अब इस पोर्ट का इंपॉर्टेंस भी देख लेते, क्योंकि हमको जब हमारा जो स्टडी का मेथड यही होना चाहिए, कोई अगर टॉपिक है, कोई न्यूज है, उसकी डीप एनालिसिस करना चाहिए। सपोज ये पोर्ट बना, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जानने के लिए सबसे पहले हमको हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, उसकी नीड क्यों थी। तो नीड तो हमने देख लिया कि इतना बड़ा जो ट्रांसशिपमेंट हो रहा था अब नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, डीप वाटर अभी तक नहीं थे, अब हमारे पास क्या हो गया, डीप वाटर पोर्ट भी हो गया, अब हमारी इतनी चीजें होंगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस अब देखते हैं। तो ये क्या हमें ये ट्रेड में फैसिलिटेट करेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड हमारा क्या होगा, इंपोर्ट अब चीपर हो जाएगा, चीपर होगा जब, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होंगे, एक तरह से इंफ्रा है ना, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होंगे, और इन्वेस्टमेंट भी होंगे, साथ में इतना बड़ा पोर्ट होगा, तो यहाँ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये इसके फीचर हो गए। और क्या फीचर हो गया,
और साथ में जहां पे है सपोज एक केरला के त्रिवेंद्रपुरम एरिया में है, तो वहां का क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा। तो और इसके क्या फीचर हो गए, इसका ये रीजनल डेवलपमेंट करेगा, रीजनल डेवलपमेंट करेगा। आपको ऐसे ही हर टॉपिक की स्टडी करनी होगी, हर इशू को ऐसे ही पढ़ना होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा। और साथ में क्या होगा, और साथ में जैसे हम अभी जैसे हम कोलंबो हमको ट्रांसशिपमेंट कर रहा, ऐसे बहुत सारे नेशन है जिसके पास जो डीप वाटर पोर्ट नहीं है, हम ट्रांसशिपमेंट करेंगे तो हमारे पास, जैसे अभी तक हम डॉलर पे कर रहे थे ना ट्रांसशिपमेंट के लिए, अब हमारे पास डॉलर आएगा तो ये हमें एक तरह से हमारे पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, डॉलर हमारे पास इंक्रीज होगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, इसका इंपॉर्टेंस हो गया। जैसे जब हम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देख रहे हैं तो उसके हमको चैलेंजेस भी पता होने चाहिए कि अगर एक हर चीज के कुछ मेरे कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे, तो जो ये पोर्ट है इसके चैलेंजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले जो चैलेंज होगा तो इसमें हम देखेंगे, तो कोई भी इंफ्रा बनता है तो एक आप देख लीजिएगा, तो इन्वायरमेंटल चैलेंज है, इसका इन्वायरमेंटल चैलेंज है क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, तो एक चैलेंज तो इन्वायरमेंट का हो गया, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा यहाँ पे। और दूसरा चैलेंज क्या होगा यहाँ पे, जैसे लोकल लेवल पर हमको जैसे लैंड एक्विजिशन का चैलेंज है, लैंड एक्विजिशन का चैलेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे इसके क्या हो गए, चैलेंजेस हो गए। और साथ में और हम लोकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, लोकल एरिया का जो जो एक्विजिशन से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ये सारे चैलेंजेस हो गए। तो हमने देखा एक टॉपिक के लिया जैसे विंजनजम पार्ट, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री को देखा कि इंपॉर्टेंस उसका कैसे हो गया। तो उसकी हिस्ट्री को देखने के बाद फिर उसको हमने फीचर्स देखे जिससे हमने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, डॉलर आएगा हमारे पास, ट्रांसशिपमेंट बचेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रा की बात है। और साथ में हम इसके चैलेंजेस भी देखे। अब हम इस पीडीएफ को देख लेते हैं, इस पीडीएफ में आगे और क्या चीज बताया गया है इसके बारे में, तो एक देख लेते हैं। हाँ, एक हमने बात किया था उसमें कि मदरशिप क्या है, मदरशिप क्या है, इसमें उसमें लिखा हुआ था ना मदरशिप, जैसे अभी मदरशिप आई, तो ऐसी शिप है, ऐसा बड़ा जहाज या विमान है जिसमें छोटे वाहन, जो छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, और छोटी नाव पनडुब्बियों के लिए ये क्या करता है, आवास, सहायता और परिवहन प्रदान करता है, वो क्या है, मदरशिप। तो मदरशिप आपने समझ गया कि मदरशिप क्या है, तो एक ऐसा बड़ा जहाज या विमान है जो छोटे जहाजों विमानों को अपने साथ रखता है, पनडुब्बियों, रसद, ये सारी चीजें हमने देख लिया। और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, जो मदरशिप होता है वो जैसे शयन अन्वेषण हो गया, वाणिज्यिक गतिविधियां हो गया, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। और साथ में अगर ये छोटे जहाज के रख रखाव, आपूर्ति और चालक दल के क्वार्टर जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया कि मदरशिप क्या है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो ये डीप वाटर ट्रांसपोर्ट, हमने गहरे पानी का बंदरगाह वही देखा, डीप वाटर पोर्ट क्या है। तो डीप वाटर पोर्ट हमने देख लिया कि ये क्या है, एक ऐसी संरचना है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये देख लेते हैं आगे इसके डीप वाटर पोर्ट में, कि डीप वाटर पोर्ट की ऐसे डीप लेवल पे होता है जिससे क्या होगा, वेसल का जो ड्राफ्ट लेवल है वो किस पे हो, वो पानी में डेप्थ में हो। तो देख लिया। इसके अलावा जैसे ये कहाँ पे है, ये जैसे विंझनजम पोर्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैप में देख लीजिए ये कहाँ पे है, ये केरला के त्रिवेंद्रम के पास है, इसको मैप में आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, और तो इसके जो फीचर्स में देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, कम रख रखाव होता है। कम रख रखाव कैसे होता है कि जो डीप वाटर पोर्ट होते हैं इसमें जो रख रखाव के खर्चे कम आते हैं। कैसे कम आएंगे, तो अगर डीप वाटर पोर्ट होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, डीप वाटर पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो डीप वाटर पोर्ट में जो सेडिमेंट का जमाव होता है, जो सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट का जमाव क्या होगा, कम होता है क्योंकि ये डीप होता है। तो सेडिमेंट जब कम होगा तो इसके रख रखाव के भी खर्चे आएंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इसमें कम रख रखाव होता है, और प्रतिस्पर्धात्मक कंपिटेटिव एडवांटेज भी होता है, जैसे सबके पास नहीं था, अभी तक हमारे पास ही नहीं था ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो ये कंपिटेटिव एडवांटेज मिला ही हमको कि जिसके पास नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं, ये शिपमेंट दे रहे हैं। इससे क्या हो रही है, हमारे लिए तो लागत कम होने की उम्मीद तो है ही, हमारे लिए तो लागत कम होगी, और दूसरे से हम ये करके दूसरे को ट्रांसशिपमेंट देके हम डॉलर भी हमारे पास आएंगे। तो इसकी बात कर लिया। तो इस तरीके से हमारा पहला आर्टिकल हो गया। अब हम दूसरा आर्टिकल को देखते हैं, दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो दूसरा आर्टिकल हमारा बिम्स्टेक की मीटिंग पे रिलेटेड है, बिम्स्टेक की मीटिंग पे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं, जैसे कोई सी टॉपिक बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी होता है कि बिम्स्टेक है क्या, इसका गठन क्या हुआ, इसका पर्पज क्या है, इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसको सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे बेसिक्स देख लेते हैं
कि बिम्स्टेक क्या है। हाँ, तो बिम्स्टेक की हम बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का क्या होता है? ये क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। बिम्स्टेक क्या है? क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है। और इसकी बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। कब होती है? 1997 में होती है। और किसके थ्रू होती है? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू होती है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? उस टाइम पे 4 सदस्य होते हैं। तब इसका नाम क्या था? बिस्ट ईसी था। बिस्ट ईसी था। और इसका जो पहला लेटर था वही नेशन है। जैसे यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे BISOT, ये सारे क्या है? नेशन है। और इसके बाद यहां पे जब म्यांमार ऐड हो जाता है, जैसे यहां पे क्या हुआ? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। और फिर जब म्यांमार आ जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? यम बिस्ट हो जाता है। ये हो गया यम बिस्ट हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? यम बिस्ट इसी मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन। और उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं? उसके बाद नेपाल और भूटान आ जाते हैं। उसके बाद इसका नाम हो जाता है बिम्स्टेक नाम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके 5 मेंबर हैं। इसके ये हमने मेंबर देख लिया। और इसका इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? इसके जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए, तो एक देखते हैं कि ये क्या है। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में क्या करता है? एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये इसका एक मुख्य इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस पे बात करते हैं, इसमें साउथ ईस्ट, जैसे ये क्या है? साउथ एशिया के तो नेशन है ही है। ये कितने हैं? ये जो 5 हुए, ये 5 साउथ एशिया के हैं। साउथ एशिया के नेशन, ये 5 किसके हैं? साउथ एशिया है। और ये 2 म्यांमार और थाईलैंड, ये क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है। इस तरीके से इन दोनों साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में क्या कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्योंकि साउथ एशिया के लिए एक हमारा और ग्लोबल ग्रुपिंग है। तो एक वो कौन सा है? वो सार्क है। साउथ एशिया के लिए हम किस पे काम कर रहे हैं? सार्क है। और दोनों को अगर हम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की ब्रिज का काम कर रहा है तो इसका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके अलावा भी और हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य होता है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और ढाका कहां है? तो ढाका बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में है। तो हमने ये देख लिया। और एक इसका महत्व को और एक बार देख लेते हैं। तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। एक तरह हमने बताया ना कि साउथ और साउथ एशिया के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है। और साथ में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाता है। जो रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल कॉन्टैक्ट है, उसको बढ़ाता है। साथ में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को भी ये क्या कर रहा है? ये सुगम बना रहा है। और ये तो हुई बिम्स्टेक की बात। और थोड़ा हम इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि बिम्स्टेक का जो अभी बिम्स्टेक में अभी जो मीटिंग हो रही है, उसमें कहां पे हो रही है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है। और ये कौन सी मीटिंग है? तो ये क्या है? मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। और ये कितने साल में मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है? ये भी पता होना चाहिए। तो एनुअली होती है, मतलब हर साल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। इस साल जो कहां पे हो रही? थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है। और इस साल का जो मुख्य इशू है, क्या है? ये म्यांमार पे कॉन्सर्न है। म्यांमार पे कॉन्सर्न क्या है कि म्यांमार में हम अब देख रहे हैं कि कंटिन्यू सिविल वार हो रहा है। म्यांमार में कंटिन्यू सिविल वार चल रहा है। और यहाँ का जो सिविल वार है दोस्तों, ये हिस्टोरिकली है। यहाँ म्यांमार में हिस्टोरिकली सिविल वार है। हिस्टोरिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जब से हम देखते हैं कि 1949 से इंडिपेंडेंस ही 1949 से ही यहाँ पे सिविल वार चल रहा है। 1949 में ही इनफैक्ट पहला सिविल वार हुआ था। और सिविल वार में होता क्या कि एक तरफ गवर्नमेंट हो गया और दूसरा क्या होता है? इथनिक्स रेबल ग्रुप है। एक्चुअली है क्या कि जो म्यांमार है वहां पे 165 प्लस इथनिक ग्रुप है। और इन 165 इथनिक ग्रुप में से 20 प्लस ऐसे इथनिक ग्रुप बन गए हैं, कॉम्बिनेशन बन गया है जो आर्म्ड रिबेलियन हो चुके हैं। 20 प्लस ऐसे इथनिक ग्रुप हैं जो आर्म्ड रिबेलियन हो चुके हैं। अब इसमें कंसर्न क्या है कि ये इनको आर्म सप्लाई कहां से हो रही है? मिल कहां से रहा है?
तो ये जो मतलब यहाँ पे मेन कंसर्न कहाँ पे आ रहा है कि यहीं से क्या हो रहा है, ट्रेड रूट है हमारा, वर्ल्ड का ट्रेड रूट है। अब ये ट्रेड रूट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ के सिविल वार का ये जो 20+ आर्म्ड रिबेलियन बन गए हैं वो किस पे, जो वर्ल्ड के ट्रेड रूट पे क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। यही इस साल का जो मेजर कंसर्न है। तो हम देखते हैं ये चीज, तो ये हमने समझ लिया कि मेजर जो कंसर्न क्या है इस साल के बिम्स्टेक की मीटिंग की। और आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में जो फोकस देख लेते हैं, और इसका तो हम देख लेते हैं कि फोकस में क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना, संपर्क और व्यापार को बढ़ाना। किसी भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भी तो मेन फोकस होता ही है। साथ में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट को संबोधित करना। इसका रणनीतिक महत्व क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस क्या है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ाता है और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ संबंधों को बढ़ाता है। जो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको क्या करता है, फर्दर फर्दर क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है, उसको इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम कि इसके जो सिद्धांत है, इसके एक्चुअली ये जो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बिम्स्टेक 7 सदस्य है, 7 सदस्य है और इसमें सातों को एक एक थीम दी गई है। हर नेशन के पास एक थीम है जिसमें वर्क करना है। जैसे अगर हम बात करें कि ट्रेड इन, अगर सातों थीम की बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की थीम किसे दी गई है, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की थीम बांग्लादेश के पास है। किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश के पास ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की थीम है। दूसरा अगर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की बात करें, दूसरी थीम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट की थीम किसके पास है, तो ये भूटान के पास है। ये किसके पास है, भूटान, इस पे भूटान के पास है। और नेक्स्ट थीम की बात करें तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो है सुरक्षा, इसकी थीम किसके पास है, तो इसकी थीम भारत के पास है, इंडिया के पास सिक्योरिटी की थीम है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट किसके पास है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नेपाल के पास है। तो पीपल टू पीपल नेपाल के पास है। इस तरीके से 1 2 3 4 दिखा। और 3 थीम और है। साइंस टेक की बात करते हैं, साइंस टेक एंड इनोवेशन, साइंस टेक एंड इनोवेशन, साइंस टेक एंड इनोवेशन, ये किसके पास है, तो साइंस टेक इनोवेशन किसके पास है, श्रीलंका के पास है, श्रीलंका के पास है। और किसकी बात करते हैं, और हम अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नेक्स्ट थीम क्या है, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी किसके पास है, तो थाईलैंड के पास है, थाईलैंड के पास कनेक्टिविटी, थाईलैंड के पास कनेक्टिविटी है। इस तरीके से देखें कि जो बिम्स्टेक है ये 7 थीम्स पे बेस्ड है। इन्हीं 7 थीम्स पे वर्क करना है और एक एक नेशन को एक एक थीम दे दी गई जिसपे उनको फर्दर उसको इनिशिएटिव लेना है। तो इस तरीके से देखा हमने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट किसके पास है, तो भूटान के पास है। सिक्योरिटी किसके पास है, तो इंडिया के पास है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट किसके पास है, तो नेपाल के पास है। और कनेक्टिविटी किसके पास है, थाईलैंड के पास है। साइंस टेक इनोवेशन किसके पास है, श्रीलंका के पास है। तो इस तरीके से 7 थीम पे इनको फर्दर वर्क करना है। तो ये हो गया। और कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारे उसके सिद्धांत है, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, शांतिपूर्ण सहिष्णुता की बात करते हैं, पारस्परिक लाभ की बात करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, ये इनके सिद्धांत हो गए। अगर हम बात करें तो इसके ये हमारे जो मुख्य हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये हमारे सहयोग के क्षेत्र हैं जिसके बीच में हमको एक दूसरे नेशन को हम सहयोग कर रहे हैं। तो ये थीम सहयोग के क्षेत्र के बीच की है। और बात करते हैं, हाँ, जैसे हमने बात किया कि ये क्या हो रहा है कि जो बिम्स्टेक है, हमने एक बात किया कि बिम्स्टेक क्या है, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। और हमने ये भी पहले भी डिस्कस किया कि साउथ एशिया के लिए एक हमारा और रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल ग्रुप है, वो कौन सा है, सार्क है, सार्क है। तो हम अब देखते हैं सार्क और इसमें डिफरेंस क्या है। सार्क, क्योंकि साउथ एशिया के लिए हम किस पे, सार्क पे काम कर रहे हैं। सार्क और बिम्स्टेक के में डिफरेंस क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बिम्स्टेक में हमने देखा, बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं, 1997 में बिम्स्टेक स्थापित होता है। और इसके कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। और सार्क की स्थापना कब होती है, तो 1985 में होती है। और सार्क के कितने मेंबर हैं, तो सार्क के 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। और आपको एक टास्क है कि इन 8 मेंबर का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी इनके जो मेंबर हैं इनको पूछा जा चुका है। तो इनको देखना। अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो बिम्स्टेक है वो हम साउथ एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को
ये क्या है, अंतर क्षेत्रीय संगठन है, इनके बीच में दोनों का संगठन है। जबकि सार्क क्या है, ये दक्षिण एशिया का संगठन है। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये 1985 में होता, तो 1985 का मतलब जो कोल्ड वार का एज था उस समय हुआ है। ये क्या है, ये 1997 है, मतलब आफ्टर कोल्ड वार इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये जो देश है दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सातों देश है बिम्स्टेक के, उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। जैसे हम देखें, चाहे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। बट सार्क के जो नेशन है उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं। जैसे पाकिस्तान और भारत, इन्हीं को दोनों क्या है, दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या है, सार्क के मेंबर है। पर क्या दोनों के बीच ही मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के जो इनके मेंबर हैं इनके बीच क्या है, संदेह से पीड़ित है, संदेह से पीड़ित है। बट यहाँ पे क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्षेत्रीय राजनीति से पीड़ित है। जैसे वही बात की, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात कर लीजिए। और ये क्या है, ब्लॉक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति से शक्ति संतुलन है। ये क्या है, थाईलैंड और भारत से ये क्या है, शक्ति संतुलन यहाँ पे है। ये जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, ट्रेड है, तो यहाँ पे इंटर रीजनल ट्रेड इसके केवल 5% है। इंटर रीजनल ट्रेड के अंतर क्षेत्रीय व्यापार का केवल 5% है। जबकि अगर बिम्स्टेक की बात करते हैं, बिम्स्टेक की बात करते हैं, कितने परसेंट है, 6% है। तो इस तरीके से बिम्स्टेक और सार्क में हमने अंतर को देखा। तो एक ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जहां पे हमने बताया कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट क्या है। और दूसरी जो और ग्रुपिंग है, एक बात किया साउथ एशिया की सार्क, उसके और जो बिम्स्टेक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सारा कंप्लीट डिस्कशन होता है हमारा बिम्स्टेक से रिलेटेड। और हम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम सीधे देख सकते हैं कि यूपीएससी मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्राथमिक मंच के रूप में सार्क का स्थान लेने में बिम्स्टेक की क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कि जैसे सार्क और बिम्स्टेक के बीच में है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ट्राई टू अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं किस थीम पे है, सेंटर बिगिंस एफर्ट्स टू इंप्लीमेंट अबाउट लेबर कोड्स। तो भारत सरकार ने जो लेबर लॉ से रिलेटेड हम अक्सर देखते रहते हैं कि अगर हमारे में हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के लिए है, फिर भी हमारे में इन्वेस्टमेंट एफडीआई का हो, एफडीआई उतना नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट दिया जाता है, हम एक्सप्लेन करते हैं, लेबर लॉ। अब भारत ने 4 लेबर लॉ को इनकोड किया है जो सारे लेबर लॉ को उसमें समाहित करता है। उन 4 लेवल लॉ को हम देखेंगे। ये हमारे मेजर, आपको उन लेवल लॉ के बारे में जानना है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं। तो जो 4 लेवल लॉ है उनको हम देख लेते हैं। तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल लॉ है जो अभी बना है वो क्या है, मजदूरी संहिता 2019। मजदूरी संहिता जो 2019 है, ये मजदूरी से, वेजेस से रिलेटेड जितने भी हैं, वेजेस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उन सबको क्या कर दिया, एक जगह मर्ज कर दिया। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1938, 48, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऐसे बहुत सारे जो अधिनियम थे उनको सबको मर्ज करके एक, और जो एक दूसरे से ओवरलैप करते थे उनके लिए नया प्रोविजन बना के हम मजदूरी संहिता 2019 लाए हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि रोजगार में मजदूरी और बोनस भुगतान की विनियमितता है जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, जो मजदूरी संहिता का है ये मिनिमम वेज की बात करता है, मिनिमम वेज की बात करता है कि सबकी आपकी मिनिमम वेज निश्चित होनी चाहिए। दूसरा क्या बात करता है कि आपको जो टाइम पीरियड है, जैसे आपको 8 आवर्स के जॉब को, जैसे जो है आप 8 घंटे से ज्यादा जॉब की पीरियड नहीं होती है, इन सब बात करता है। पर इसके ही लिए क्या स्ट्राइक हो रहे हैं, इसी से रिलेटेड न्यूज आई है। तो हमने देख लिया पहला मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 देख लिया। दूसरा देखते हैं औद्योगिक संहिता 2020। जो दूसरा लॉ आया है वो कौन सा है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो ये जो औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियन 1926, ये किसको किसको, ये भी बहुत सारे जितने भी 4 लॉ हैं उससे रिलेटेड सारे लॉ को क्या कर दिया गया, सबमर्ज कर दिया गया है। तो ये जैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये इन दो और ऐसे और 2-4 अधिनियम को मिला के एक बना दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। और इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः ये किया गया है कि कानूनी हड़तालों के लिए शर्तों को रेखांकित करता है जिसके लिए 60 दिन का नोटिस आवश्यक है। जैसे अगर हमको
लीगल स्ट्राइक करना है तो उसको 60 दिन की नोटिस आवश्यक है। और न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान हड़तालों पर रोक की बात करता है। नेक्स्ट है, और अगर ऐसे 300 से अधिक ऐसे कोई अगर प्रतिष्ठान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 300 प्लस वर्कर को ले ऑफ किया जाता है, मतलब छटनी की जाती है, उसको क्या होना पड़ेगा, उनको ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने की बात किया जा रहा है। जैसे वो 300 से ज्यादा वर्क काम करते तो एक साथ उनको ले ऑफ नहीं कर सकते, उनकी छटनी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या ये बात करता है कि नियोक्ताओं द्वारा वित्त पोषित छटनी किए गए श्रमिकों के लिए एक पुनः कौशल निधि का प्रस्ताव करता है कि अगर आप करते हैं इतने 300 प्लस का ले ऑफ करते हैं तो उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, पुनः कौशल निधि को भी स्थापित करना होगा। तो ये क्या करता है, इनकोड करता है। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट जो लेवल है उसको देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा कोड। नेक्स्ट कौन सा है, सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कोड है। तो सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 इसको भी देख लेते हैं। तो सामाजिक जो सुरक्षा कोड है ये भी इसमें कौन कौन से है, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इनको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोड हो जाता है सामाजिक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, क्योंकि इसमें गिग वर्कर को भी शामिल किया गया है, गिग वर्कर को भी शामिल किया गया है। और गिग वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल आते ही रहते हैं। जैसे गिग वर्कर कौन होते हैं, जैसे आप हम देखते हैं जोमेटो और स्विगी में, या कि जो भी ऐसे डिलीवरी बॉय होते हैं क्या गिग वर्कर है, जिनका क्या होता है, जो कहीं पे इनरोल नहीं होते, किसी कंपनी में इनरोल नहीं होते हैं, इस शॉर्ट पीरियड में उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार अपॉइंट किया जाता है, जब उनकी रिक्वायरमेंट खत्म होती है तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसे वर्कर को हम गिग वर्कर कहते हैं। और इसमें सोशल सिक्योरिटी में गिग वर्कर को भी शामिल कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कोड इसके लिए। नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक बात की जाती थी कि ऐसे जैसे गिग वर्कर के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है इसमें गिग वर्कर को भी जोड़ा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ में पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी अवधि को कम करता है और केंद्र सरकार को महामारी जैसे आपात स्थितियों के दौरान पीएफ और ईसीएस योगदान में बदलाव करने की अनुमति देता है यह साथ में। और इसमें कर्मचारियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं, साथ में अंतरराज्यीय प्रवासी और बहुत कुछ शामिल, जैसे इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है, जो दूसरे स्टेट के लोग माइग्रेट करके आते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में शामिल किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट है व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थित संहिता। तो व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थित संहिता, इसमें भी 13 मौजूदा जो कानून थे, अब तक जो 13 मौजूदा कानून थे उनको सबको क्या कर दिया गया, एकीकृत करके एक नया कानून ला दिया गया है। जैसे इसमें हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 और माइनिंग एक्ट 1952, इन सबको क्या कर दिया गया, सबमर्ज कर दिया गया है और व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 ला दिया गया है। और इसी में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यह संहिता कहता है कि 8 घंटे के कार्य दिवस की सीमा निर्धारित करती है। मतलब जो कार्य दिवस होना चाहिए 8 घंटे से ज्यादा आपका कार्य दिवस नहीं होना चाहिए। नियुक्त पत्र अनिवार्य करती है और रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए, अगर रात में किसी ऑर्गेनाइजेशन में रात में जो फीमेल काम करती है उनकी सुरक्षा और सहमति सुनिश्चित करना है, उनसे सहमति होनी चाहिए। आप बिना सहमति के उनको जैसे नाइट ड्यूटी में नाइट उसमें नहीं कर सकते हैं। साथ में उनकी सिक्योरिटी भी जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी होगी। ये व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थिति संहिता 2020 में लिखा गया है। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट लेवल ला थे उसके बारे में देखा, और ये आर्टिकल यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये मेंस 2015 का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, इसमें इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इसकी अगर हम देखते हैं, मेंस 2015 का क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसकी भी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम और क्रांतिकारी श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है, तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। और इस बार जो मीन्स देने वाले हैं उनके लिए जो मेक इन इंडिया है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मेक इन इंडिया को 10 ईयर पूरे हो रहे हैं, 10 ईयर पूरे हो रहे हैं। और 10 ईयर पूरे हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया था, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और मेक इन इंडिया से लगभग
पिछले 10 साल में से 6 साल में यूपीएससी मेंस में कहीं ना कहीं इसका यूज मतलब प्रश्न में पूछा गया है मेक इन इंडिया। तो इस बार के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है फेडरल स्ट्रक्चर पे है, बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है और यहाँ भाई बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसको हम डिस्कस करने से पहले हम ये आर्टिकल किस पे बेस्ड है ये बात कर लेते हैं पहले। तो ये आर्टिकल जो है जो खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और बिहार क्या कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। अब हम बात करते हैं स्पेशल पैकेज, इसकी इस जो इशू है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस समय क्या चल रहा है, इस समय जैसे ईसा एक किया था, यह ईयर जो था इंटरिम गवर्नमेंट था, इंटरिम बजट पेश हुई थी। तो इंटरिम बजट पेश हुई तो अब सरकारें क्या हो रही, बजट पेश हो, बजट का दौर चल रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो स्टेट की हम पहले बात करते हैं। एक हो गया हमारा स्पेशल पैकेज पे, ये आर्टिकल है किस पे है, स्पेशल पैकेज पे। ये स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं और स्पेशल पैकेज की मांग कौन कर रहे हैं, आंध्रा और बिहार। पहला बिहार और आंध्रा, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और कितने की मांग कर रहे हैं, तो एक छोटी सी अमाउंट कितनी, 30 लाख करोड़ बिहार डिमांड कर रहा है और आंध्रा भी एक छोटी सी अमाउंट का डिमांड कर रहा है। कितना छोटी सी अमाउंट, वो कितनी है, 1 लाख करोड़। कितना है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल कितनी डिमांड हो गई, 1,30,000, 130 लाख, एक कितना हो गया, ये 100 लाख की डिमांड कर रहा है, सॉरी आंध्र प्रदेश, और 30 लाख का कर रहा है बिहार। और टोटल कितना हो रहा है, 130 लाख करोड़ की ये क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं स्पेशल पैकेज की। और एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डाटा देता हूं आपको, और मैथमेटिकल डाटा क्या है, ये बजट है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितनी छोटी सी डिमांड है इनकी। तो हम बात करते हैं जो लास्ट ईयर की बजट थी 2023-24 की, जो हमारी टोटल बजट थी, टोटल बजट कितने की थी, तो टोटल बजट थी 45 लाख करोड़ की, 45 लाख करोड़ की बजट थी टोटल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2023-24 की जो बजट थी हमारी 45 लाख करोड़ की थी और इनकी डिमांड कितनी है स्पेशल पैकेज की, 130 लाख करोड़ की डिमांड है। कितनी छोटी सी रकम आप देख रहे हैं। और डिमांड यहीं पे खत्म नहीं हो रही है कि इतनी ही डिमांड है 130 लाख की करोड़ की, और भी डिमांड सुनिए इनकी स्पेशल पैकेज में और क्या डिमांड है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले कुछ वर्षों से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को क्या कर रहा है, राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है, और अप टू 50 ईयर्स के लिए। तो 50 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट जो है फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे एक्सपेंडिचर दो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, लाइक सैलरी में पेमेंट करने में, हम सैलरी पे कर रहे हैं, और जो डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे इंफ्रा क्रिएट होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए जो अभी कुछ वर्षों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है 50 साल के लिए। अब इनकी डिमांड क्या है कि इस जो इंटरेस्ट फ्री जो लोन है उसको भी क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ये तो इनकी डिमांड हुई। और डिमांड के पीछे इस आर्टिकल में जो रीजन दिया गया है कि ये क्या कह रहे हैं, जैसे डिमांड के पीछे रीजन क्या है कि आंध्रा का रीजन देखते हैं। तो आंध्रा कहता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, आंध्रा का बाइफर्केशन हुआ है। आंध्रा को क्या हो, तेलंगाना से अलग किया गया है। तो आंध्रा कहता है कि मेरा बाइफर्केशन से, अलगाव से क्या हुआ है, बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ है। और तत्कालिक गवर्नमेंट में, उस समय की गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि हम ये रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है उसको फुलफिल करेंगे, अब तक नहीं मिला। और साथ में हमको अभी आंध्रा को अपनी कैपिटल भी, अभी तो घोषित हुई, आंध्रा को अपनी कैपिटल भी बनाना है। तो इस तरह से हमको बहुत सारी इंफ्रा की डिमांड है, तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं। और हमारा प्यारा स्टेट बिहार किसके लिए मांग कर रहा है, तो बिहार मांग कर रहा है कि अगर उसको डाटा देता है कि पर कैपिटा अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है, तो पर कैपिटा डेवलपमेंट, पर कैपिटा मतलब एक पर व्यक्ति पर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है, वो अगर हम बात करें जो टोटल अगर हम टोटल एवरेज करें, टोटल एवरेज जो हम स्टेट का करें उससे हम 60% कम है, 60% कम है। जैसे अगर किसी स्टेट पे 100 रुपीज पर व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहीं बिहार में कितने हो रहा है, 40 रुपीज हो रहा है। तो बिहार का कहना है कि हम 60% पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कम है। और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई इसको फुलफिल करने के लिए, डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए सोर्स नहीं है। तो इसलिए हमको चाहिए, और साथ में, और ये डिमांड है, मुख्यतः इनकी डिमांड है। अब इस आर्टिकल में ये बात की गई है, मुख्यतः ये इनकी क्या है, स्पेशल पैकेज की डिमांड है। इसको तो हमने देख लिया है कि कितनी बड़ी अमाउंट है। अब जो इनकी बात करते हैं कि ये बात ये नहीं है कि स्पेशल पैकेज, चलो हम स्पेशल पैकेज देने में क्या प्रॉब्लम है, स्पेशल पैकेज देने की प्रॉब्लम क्या है। तो एक हम बात करते हैं कि ये केवल ये नहीं कि स्पेशल पैकेज, तो सबसे पहली बात आती है कि स्पेशल पैकेज एक गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि डेवलपमेंट करेगा ही, कि इसका यूज क्या होगा, डेवलपमेंट पे होगा ही, जो डेवलपमेंट पे इसका यूज होगा ही। ये इंश्योर नहीं करता है कि हम स्पेशल पैकेज, लाइक बिहार को हमने स्पेशल पैकेज दे दिया तो क्या इंफ्रा डेवलप करेगा, कि क्या अब क्या ही कर सकता है वो, तो कहां पे यूज करेगा। तो इसका कोई इंश्योरिटी नहीं है, क्यों, गारंटी नहीं है कि डेवलपमेंट में ही करे। चलो हम दे देते हैं, अगर सपोज हम देते हैं अगर हम स्पेशल पैकेज देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो सरकार पे, केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे क्या होगा, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा, एक तरह से क्या होगा, बर्डन और बढ़ेगा। जब फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये फर्दर क्या होगा, इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, और बढ़ेगा, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा स्पेशल पैकेज देने से। और अगर हम बात करते हैं कि और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, तो ये हो गया, एक तो ये गारंटी नहीं है, दूसरा क्या, इसका जो फिजिकल डेफिसिट को फर्दर इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा देखते हैं कि स्टेट का, और इनका जो कहना है, इनका और एक क्या है, मेजर स्टेट का कहना है कि हमारा, जैसे स्टेट जब से जीएसटी आया है तो इससे स्टेट का जो 2/3 इनकम होती थी वो वैट के थ्रू होती है, स्टेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स लेता था स्टेट, उसके थ्रू होती है, अब उनको कम हो गई है। तो ये चीज भी है कि स्टेट का डिमांड है कि नहीं, मेरा जो रेवेन्यू हुआ है वो लॉस हुआ है। तो ये मुख्य आर्टिकल यही था, इस पे हमने बात किया, तो ये था। अब इसके अलावा और कुछ देख लेते, तो ये थी स्पेशल पैकेज की डिमांड। और वैसे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके द्वारा होता है, जैसे टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, ये तो आपको पता ही होगा। और फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहां पे मेंशन है, आप बताइए, फाइनेंस कमीशन का कहां पे उल्लेख है, तो फाइनेंस कमीशन का उल्लेख आर्टिकल 280 में है, आर्टिकल 280 में है। और इसका गठन कब हुआ था, 1952 में इसका गठन हुआ था। और कब, हम कितने वर्ष के लिए गठित होता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर के लिए गठित होता है। अभी कौन सा, वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। तो ये बात हो गई, इसके बारे में कुछ बेसिक्स की बात हो गई। और हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल को और आगे देख लेते हैं, इसमें और क्या कहा गया है, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। तो आवंटन का आधार क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया ही। आवंटन का आधार जैसे होता है जो वित्त आयोग करता है, हमने बताया है कि जो आवंटन होता है, स्टेट को जो फंड आवंटित करता है वो कौन करता है, वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग बताया है ना कि आर्टिकल 280 में मेंशन है, पहली बार 1952 में गठित हुआ है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। ये कुछ बेसिक बातें हुई। और जो वित्त आयोग डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका बेस क्या है, इसके बेस को देखते हैं। तो जो वित्त आयोग है तो उसकी बात करते हैं, किस पे है, जनसंख्या कितनी है, वह क्षेत्र कैसा है, वहां पे वन और पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक जो है प्रदर्शन कैसा है, इसके आधार पर वो, और उनकी आय कितनी है, इसके आधार पर वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का, जो वित्त आयोग का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आय, जनसंख्या, क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, ये उसका आधार है। और 2020-21 में बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई थी, जबकि कर्नाटक और केरल को सबसे कमी देखी गई। एक हम जब बात कर रहे थे कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी, तो एक बात यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, ये भी प्रॉब्लम होगी कि जैसे हम स्पेशल पैकेज, सपोज स्पेशल पैकेज हम बिहार को तो दे दिए, पर इससे क्या होगा, क्या इसके सोल्यूशन होगा, अदर स्टेट भी तो डिमांड कर रहे हैं, ये और डिमांड बढ़ेगी।
जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि लास्ट ईयर में हम उत्तर प्रदेश और बिहार को ज्यादा आवंटित किया था, तो यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक और केरल को सबसे कम मिला था। तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर आरोप ये मार्क कर चुके हैं कि हमको जो आवंटित हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ये और क्या होगा, जो हमारा फेडरल इकोसिस्टम है उसको भी ये डिस्टर्ब करेगा स्पेशल पैकेज, तो ये इसके लॉस हो गए। और नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कस किया गया, आर्थिक सहायता का औचित्य क्या है। तो जो हमने बात किया कि इसका विभाजन हुआ, बाइफर्केशन हुआ है, इसके क्या हुई है, इसको राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा हुआ है, तो इसको भरपूर करने के लिए मांग रहा है। और बिहार में भी क्या कर रहा है, डेवलपमेंटल राजकोषीय चुनौतियां हैं उसके लिए मांग कर रहा है। साथ में इस आर्टिकल में जीएसटी को भी, जीएसटी से रिलेटेड भी डिस्कस किया गया है कि जीएसटी में भी, जैसे जब से जीएसटी आया, तो हमने बात किया था ना कि जब से जीएसटी आया तब से जो स्टेट का, जीएसटी आने के साथ ही स्टेट का जो रेवेन्यू का 2/3 उनको किससे मिलता था, वैट के थ्रू मिलता है। अब वो जीएसटी से प्रॉपर वो नहीं होता। जीएसटी में एक इशू क्या है, जीएसटी के साथ एक इशू है कि इसमें जैसे जटिलताओं, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यहाँ पे अंतिम बिंदु पर एकत्र किया जाता है। जैसे ये कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे एकत्र किया जाता है, डेस्टिनेशन पे एकत्र किया जाता है। अंतिम बिंदु पर एकत्र के कारण इसमें क्या है, जटिलताएं हैं, उसको क्या है, उसको हमको एड्रेस करना होगा। तो ये जीएसटी के साथ इशू है। इस आर्टिकल में एक पॉइंट जीएसटी पे भी था, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। साथ में हम ये आर्टिकल, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही लिया। और इससे रिलेटेड एक हम यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन ये है, देखिए हाल ही के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर अधिक जोर दिया गया है। मौजूदा ढांचे पर कमियों को उजागर करें, जो सहकारी संघवाद है उसमें जो भी कमियां हैं उसको उजागर करना है, और बताएं कि सहकारी जो संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, किस हद तक इन कमियों को दूर करेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और आप इस क्वेश्चन को आप लिख के हमको भेज भी सकते हैं, हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसमें जो फर्दर ऐड ऑन करना होगा वो भी हम बताएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, हम आपका इवैल्यूएशन भी कर देंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है हमारा किस पे, हीट डोम पे आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, और इसमें यूपीएससी हीट डोम पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है, स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हीट डोम, तो यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ही, बट इससे रिलेटेड कुछ हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं। तो हीट डोम का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हीट डोम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ हम बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमको प्रेशर को समझना होगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो जैसे आप सपोज करिए कि ये सरफेस है। अब कोई चीज अगर सरफेस से नीचे आ रही है, सरफेस से अगर ये चीजें नीचे आ रही है, तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, सपोज ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, हाई प्रेशर होगा। सपोज ये यहाँ पे है, इतने प्रेशर पे है, ये हो गया। अब ये ऊपर होगा तो इसके लिए यहाँ पे जो एयर है उसको एक्सपैंड करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। जब एयर एक्सपैंड करेगी तो क्या होगी, कूल होगी। तो यहाँ पे जब एयर ऊपर उठती है तो वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये आप पता होना चाहिए कि जब एयर क्या होती है, ऊपर उठती है, वहां पे लो प्रेशर होता है। और जब एयर डाउन होती है, वहां पे जहां पे एयर आती है नीचे, वहां पे क्या होता है, जब वो प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, वहां पे हाई प्रेशर होता है। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि सपोज अगर कोई ए प्लेस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है। जब यहाँ पे टेम्परेचर अगर हाई होगा, सपोज करिए, तो यहाँ पे जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। एयर ऊपर उठेगी, एक्सपैंड होगी। जब एयर ऊपर जाएगी तो एक्सपैंड होगी, फिर कंडेंस होगी, यही तो इसका कंडेंस होगी। और सपोज दूसरा एक जगह ये है, बी है, जहां का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो एयर होगी, यहाँ पे एयर क्या होगी, यहाँ पे एयर सिंक होगी। अब जो यही हमारा ये क्या हो गया, तो यहाँ पे एयर सिंक होगी। तो यहाँ पे एयर सिंक हो रही है, ये क्या बन जा रहा है, हाई प्रेशर बन जा रहा है। और ये क्या होगा, ये लो प्रेशर जोन होगा। अब यही जो फिनोमेना होगा, अब यहाँ से फर्दर ये होगा, ये हवा जाएगी और ये हवा फर्दर एक्सपैंड होके ये जाएगी। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, विंड सिस्टम बोलते हैं। ये सब बेसिक्स है, आप पढ़े होंगे, हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको हीट डोम समझने के लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया विंड सिस्टम। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को जो विंड सिस्टम है, इसी को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी इसी को हम टर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
तो एक चीज तो आपको ये समझ में आया हाई प्रेशर और लो प्रेशर हवा कैसे चल रही है। दूसरा आपको हीट डोम समझने के लिए एक हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, किसका, आपको समझना पड़ेगा किस, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जेट स्ट्रीम को समझे बिना आप हीट डोम को नहीं समझ सकते। जेट स्ट्रीम, जेट नाम से ही लग रहा है कि कोई ऊपर की चीज है, ऊपर की चीज है। अब कितने ऊपर की चीज है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फेरिक जोन में चलने वाली क्या है, अपर ट्रोपोस्फेरिक जोन में चलने वाली क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसकी हाइट किस हाइट में चलती है, तो 7 से 14 किलोमीटर की हाइट पे चलती है। मींस ये जो हम सरफेस पे हैं, सरफेस की ऊपर की बात चल रही है, तो ये सरफेस से ऊपर 7 से 14 किलोमीटर के ऊपर से चल रही है। ये क्या हो गया, जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक स्ट्रॉन्ग विंड है, ये हो गया। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको जेट स्ट्रीम की शेप भी पता होनी चाहिए कि ये चलती कैसे है। तो जेट स्ट्रीम जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट से चलती है। तो सपोज एक हो गया ये हमारा, ये क्या हो गया, एक ये हो गया वार्म एरिया का जोन हो गया, क्या हो गया, ये वार्म एरिया का जोन हो गया। और दूसरा ये हो गया, सपोज करिए कि ये हो गया आपका एक कोल्ड एरिया का जोन हो गया, कोल्ड एरिया का जोन हो गया। और इसी के बिटवीन, इसी के ग्रेडियंट्स पे, ये जो इसी के ग्रेडियंट्स पे क्या चलेगी, इसी के ग्रेडियंट्स पे ये हमारी क्या चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है। तो जो जेट स्ट्रीम का शेप होगा, जेट स्ट्रीम कैसे चलेगी, जेट स्ट्रीम जहां पे जैसे प्रेशर की, जैसे एक हो गया हाई प्रेशर जोन और दूसरा क्या हो गया लो प्रेशर जोन। तो ये कभी भी जेट स्ट्रीम सीधे नहीं चलती है, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट से चल रही है ना। सपोज जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं इसको कैसा इसका शेप होगा, क्योंकि हीट डोम इसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर जैसे शेप हो गया, सपोज यहां पे ये हाई प्रेशर है, सपोज ये जो हम चला रहे हैं हाई प्रेशर जोन है, तो ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे क्या है, ये सपोज ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। अब फिर हम बात करते हैं लो प्रेशर जोन की, एक हम बड़ा बना के देखते हैं, लो प्रेशर जोन की बात करते हैं, लो प्रेशर, ये इसके ऊपर क्या है, ये लो प्रेशर जोन है। अब हमारी जो जेट स्ट्रीम होगी उसका शेप कैसे होगा, क्योंकि शेप को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम का शेप ये होगा, मतलब ये ऊपर नीचे जेट स्ट्रीम का ये हमारा शेप हो गया। ये समझना, ये बेसिक्स है आपको हीट डोम समझने की। हीट डोम की डेफिनेशन बता के मैं आगे निकल सकता हूं, पर इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो जेट स्ट्रीम है उसका शेप क्या है, वो शेप कोई ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही है, वो ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। तो सपोज अगर कोई एक स्थान है, ए स्थान है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एयर, तो नीचे क्या है, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यहां सरफेस से ऊपर होगी, और ये ऊपर सरफेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, सरफेस की ऊपर ये हमारी जेट स्ट्रीम चल रही है, ये जेट स्ट्रीम चल रही है, ये 7 से 14 किलोमीटर में ये क्या चल रही है, ये जेट स्ट्रीम चल रही है। अब ये हमारी एयर जो है, यहाँ पे एयर जब यहां से क्या हो रही है, ये कहाँ है, हाई टेम्परेचर का जोन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर ऊपर उठ रही है। जैसे एयर उठ रही है, तो अगर एयर ऊपर जा रही है, अगर एयर ऊपर जैसे जा रही है, अगर वहां पे जेट स्ट्रीम जैसे एयर ऊपर जा रही है, अगर वहीं पे जेट स्ट्रीम आ रही है और जेट स्ट्रीम नीचे जा रही है, तो जैसे ही हवा गई, हवा ऊपर उठ रही थी, वो फर्दर जेट स्ट्रीम उस हवा को क्या कर दे रही है, और दबा दे रही है, और दबा देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, और भी जेट स्ट्रीम से ट्रैप हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये ट्रैप हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, जेट स्ट्रीम जैसे और फर्दर क्या हो गई, ये और प्रेस कर दी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट हीट डोम का है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन पे होता है, तो यहाँ पे और ज्यादा क्या होगा, अब यहां जो एयर एक्सपैंड करने वाली थी, अगर यहां पे सपोज यहां जेट स्ट्रीम नहीं होती तो क्या होता, अगर जैसे एयर ऊपर जा रही है, जेट स्ट्रीम नहीं होता, तो ये एयर क्या होती, सपोज जेट स्ट्रीम नहीं होता तो एयर जा रही है ऊपर और एयर जाती तो क्या होती, एक्सपैंड करती,
एक बार क्लीन करके बताते हैं। सपोज ये प्लेस है, यहाँ से एयर जा रही है, तो एयर क्या होगी और फर्दर एक्सपेंड करेगी ना, फर्दर एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो क्या होगी, कूल डाउन होगी, कूल डाउन होगी, कंडेंसेशन होगा इसका, कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड का निर्माण होगा और फिर पर्सिपिटेशन हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, पर्सिपिटेशन हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहीं पे जेट स्ट्रीम आ रही है, इसको फर्दर एक्सपेंड ना होके और इसको क्या कर दे रही है, प्रेस कर दे रही है। जब यहाँ पे प्रेस और फर्दर ये प्रेस करेगी जेट स्ट्रीम, तो यहाँ का जो होगा टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, और जो एयर एक्सपेंड होती, कूल डाउन होती, कंडेंस होके बारिश होती, वहां पे वो सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ फर्दर क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा और कई दिनों तक बढ़ता जाएगा ये टेम्परेचर, कई दिनों तक, जब तक ऐसे ये जो प्रेशर ग्रेडियंट जेट स्ट्रीम का नहीं बदलेगा तब तक बदला जाएगा। तो इसमें ये हो गया हीट डोम का कॉन्सेप्ट। हीट डोम में क्या होता है, वहीं पे क्या जेट स्ट्रीम उसको फर्दर और क्या कर देती है, प्रेस कर देती है, जिससे ये जो एक्सपेंड होती, ऊपर उठती हवाएं ये और फर्दर नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेंड नहीं हो पाती है, कूल डाउन, कंडेंस, बारिश नहीं हो पाती, यहाँ पे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कई दिनों तक बना रहता है। आप न्यूज में अक्सर ये कहाँ पे देखते हैं, या हम देखते हैं कनाडा और यूएसए में देखते हैं। और इसको और अगर और डिटेल में आपको जाना तो इसको ला नीना से भी जोड़ के देखते हैं, ला नीना से जोड़ के देखते हैं। तो ला नीना से कैसे जोड़ के देखते हैं, इसको भी हम बता देते हैं। ला नीना ऐसा पीरियड होता है, ला नीना कहाँ पे होती है, ऐसा पीरियड होता है जो एक्सटर्ली विंड होती है, ईस्टर्ली जो विंड होती है उसको और क्या करती है, फर्दर बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, मतलब ईस्टर्ली विंड को और बढ़ा देती है। तो हम देखेंगे कि जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि सपोज इंडिया और ए हो गया, तो एक जो ईस्टर्ली विंड जैसे आती है, तो यहाँ का जैसे जो ये ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट हो गया, यहाँ पे विंड आ रही थी, यहाँ पे जो वार्म वाटर इकट्ठा होता जाता है और ये टेम्परेचर और ये फर्दर, अगर ये और फर्दर, तो जैसे अलास्का की जो धाराएं हैं, अलास्का और यहां तक क्या हो रहा है, ये गर्म जल धाराएं और बढ़ रही हैं। तो ला नीना से भी इसको जोड़ दे रहा, तो यहाँ फर्दर और क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इसको ला नीना से भी रिलेट किया जाता है। अब हम आर्टिकल को देख के इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम देख रहे थे हीट डोम का कॉन्सेप्ट, हीट डोम का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो इसमें फर्दर, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, हाई प्रेशर पुश क्लाउड अवे फ्रॉम ड्रोन, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा जैसे, और जब नीचे आएंगी, जब हवा, जैसे कोई चीज नीचे आती है, हमने पहले बताया कि जब कोई चीज नीचे आती है तो और क्या होता है, और वहां पे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ये हाई प्रेशर जोन होता है। तो हाई प्रेशर क्या करता है, पुश क्लाउड्स अवे फ्रॉम डोम, वो क्या है, जब एक्सपैंड होती है कोई भी, जैसे गर्म हवा जब एक्सपैंड होती है, गर्म हवा का नेचर होता है, गर्म हवा का नेचर क्या होता है, जब वो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि गर्म हवा का, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर होती है, उसका नेचर होता है, हॉट एयर का नेचर क्या होगा कि ये ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे और क्या होगी, फिर फर्दर पर्सिपिटेशन होगी, बारिश होगी। बट यहाँ पे जो ऊपर उठ रही हवा, जैसे जो हवा ऊपर उठ रही है उसको क्या कर रही है, जेट स्ट्रीम और दबा दे रही है, जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, और दबा दे रही है। तो ये जेट स्ट्रीम जैसे नीचे आएगी तो और उसको दबा देगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर और राइज हो जाएगा और हीट डोम की कंडीशन बन जाएगी। ये तो हमने देखा, और यही मतलब प्रेशर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यही हम देखते हैं जब एडियाबेटिक कंडीशन होती है, यही एडियाबेटिक कंडीशन में भी हम देखते हैं कि प्रेशर के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हीट डोम का और क्या है, एयर एक्सपेंड, तो यहाँ पे ये हीट डोम बना हुआ है, हॉट एयर एक्सपेंड टुवर्ड्स टू द एटमॉस्फेयर, हमने यही तो बात किया अभी कि हॉट एयर एक्सपेंड होती है, जब हॉट एयर एक्सपेंड होती है और उसको क्या करता है, जेट स्ट्रीम और प्रेस कर देता है, कंप्रेस कर देता है, तो वहां पे क्लाउड नहीं बन पाते हैं, और वार्म एयर क्या होगी, तो वार्म एयर डाउन आएगी, तो वहां पे क्लाउड और बारिश नहीं हो पाती। यही हीट डोम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने इसीलिए आपको बेसिक से बात किया कि इसका जेट स्ट्रीम से कैसे रिलेशन है, जेट स्ट्रीम की बात की और बेसिक बात की, साथ में लानीना की भी बात की, अगर इसमें होगा तो और देख लेते हैं। ये क्या है, हीट डोम क्या है, तो सबसे पहले
ये एक मौसमी घटना है। हीट डोम क्या है? मौसमी घटना जिसमें वायुमंडल में मौजूद उच्च दाब प्रणाली लंबे समय तक गर्म हवा को बर्तन के ढक्कन की तरह फंसाए रखता है। अब जैसे हमने बात किया ना, जैसे आप एक पॉट ले लीजिए और उस पॉट को लिड से ढक दीजिए। जैसे घर में आप सब्जी बनते हुए तो देखा ही होगा, जैसे कढ़ाई है, उस कढ़ाई में हम एक लिड से ढक दिए, उससे जो निकलने वाली हवा है, जो जैसे वहां से कढ़ाई के अंदर से हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो हवा ऊपर आ रही है ना, अगर उसको लिड से ढक दिए तो वो ऊपर नहीं जा पाई, एक्सपेंड नहीं कर पाई, तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर और बढ़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हॉट एयर, सरफेस से हॉट एयर ऊपर उठ रही है और लिड का काम कर रहा है। सपोज ये पॉट है, सरफेस क्या है, पॉट है, यहां से जो हॉट एयर ऊपर उठ रही है, और लिड का काम क्या कर रहा है, जेट स्ट्रीम कर रही है। लिड जैसे हम एक पॉट को लिड से ढक देते हैं, वैसे जेट स्ट्रीम उसको जो वार्म एयर है उसको ट्रैप करके फर्दर पुश डाउन करती है, तो हॉट एयर फिर नीचे आ जाती है। इस तरह से ये बहुत दिनों तक बना रहता है। तो सबसे पहले मौसमी घटना है, और ये किस तरह से उच्च दबाव प्रणाली लंबे समय तक गर्म हवा को बर्तन के ढक्कन की तरह फंसाए रखती है। चूंकि गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती, इसीलिए आसमान क्या हो, तो इसलिए क्या होता है, स्काई क्या है, जो है वो साफ रहता है। और विपरीत परिस्थितियों में बादल बनते हैं, क्योंकि ऊपर उठती। बादल कैसे बनते हैं, हमने इसकी 2-3 बार तो यहाँ पे बोल चुके हैं कि जब हॉट एयर एक्सपैंड करेगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेगा, बारिश होगा, तो ये सारी आगे की चीजें हो ही नहीं रही, तो वहां पे ना तो बादल बन पाएंगे, ना तो बारिश हो पाएगी, फर्दर ह्यूमिडिटी और इंक्रीज होगी। तो यही बात है, उच्च दाब प्रणाली का धरती पर अधिक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। अगर जब बादल नहीं होंगे तो सूर्य की रोशनी तो ज्यादा आएगी ही, पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी अधिक गर्म होती है और सूखती जाती है। इससे वाष्पीकरण कम होने लगता है, जो इवोपरेशन है, वाष्पीकरण, इवोपरेशन और डाउन होगा ही, और बारिश में बादल बनने की संभावना कम हो जाती है। हीट डोम जितना अधिक समय तक एक स्थान पर रहता है, हर गुजरते दिन के साथ परिस्थितियां उतनी ही गर्म हो जाती हैं। जबकि हीट डोम गर्मी की लहरें पैदा करते हैं, वे हीट डोम के बिना भी हो सकते हैं। ठीक है, और यही इसके लिए इसमें मुख्य भूमिका जेट स्ट्रीम की होती है। मुख्य भूमिका हमने देखा ना कि इसमें किसकी होती है, जेट स्ट्रीम की मुख्य भूमिका होती है। तो क्योंकि वही तो उसको क्या कर रही है, हॉट एयर तो ऊपर उठ रही है, पर उसको सप्रेस कौन कर रहा है, जेट स्ट्रीम उसको दबा दे रही है। तो यही जेट स्ट्रीम की भूमिका हो गई। हीट डोम का निर्माण जो हो रहा है जेट स्ट्रीम के व्यवहार से ही जुड़ा हुआ है, ये तो इसको हमने डिटेल में समझा दिया। आमतौर पर जेट स्ट्रीम में लहर जैसा पैटर्न होता है। हमने बताया ना कि जेट स्ट्रीम कैसे होती है, एक लहर के जैसे होती है। जेट स्ट्रीम कैसे होती है, लहर के जैसे होगी। सपोज यहाँ पे, अब यहां तो ठीक है, यहां तो ऊपर उठ जाएगी। अब यहां पे हीट डोम कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। गर्म एयर जा रही थी, अब ये यहां तक उठती तो कंडेंस होती ना, यहां तक उठती तो कंडेंस होती, तो फर्दर ये क्या है, ये हमारी सपोज करिए कि जेट स्ट्रीम में फर्दर और दबा दिया यहाँ पे, तो हॉट एयर एक्सपेंड हो ही नहीं पाई। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लहर जैसा पैटर्न होता है जो उत्तर से दक्षिण और फिर उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि जब ये लहरें बड़ी और लंबी हो जाती हैं तो ये धीरे धीरे चलती हैं और कभी कभी स्थिर हो सकती हैं। यह तब तक होता है जब तक उच्च दबाव प्रणाली जगह में फंस जाती है और हीट डोम की परिघटना हो जाती है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और डिटेल में डिस्कस के साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक्स हैं उसको भी डिस्कशन इसका हो गया है। अब हीट डोम से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको इसको जवाब देना होगा। बताइए, हाल ही के समाचार पत्रों में देखे गए हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तब होता है जब कम दबाव का क्षेत्र किसी क्षेत्र पर ठंडी हवा को फंसा लेता है। ठंडी हवा को फंसा लेता है, अभी आपने डिस्कस किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से संबंधित है। बिल्कुल, जेट स्ट्रीम लहर के जैसी है, जेट स्ट्रीम पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, केवल 2 सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं किस पे बेस्ड है, ब्रेकिंग द टैबू अराउंड द मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बेस्ड है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये कॉन्सर्न दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, कि इसमें बात की गई कि मेल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेल फर्टिलिटी फर्दर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और एक हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी जो पेरेंटल सोसाइटी है वो एक तरह इसको, जो मेल इनफर्टिलिटी है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को बात करने एक टैबू की जैसे, एक क्या हमारे सोसाइटी में एक टैबू है, इस पे बात कोई नहीं करता है। और जो WHO का डाटा है उस पे कहा गया है कि जो जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में
अगर 13 टू 19 अप्रोक्स 20 मिलियन के करीब, 80 मिलियन, यहां पे देखिए, यहीं पे आर्टिकल में यहीं पे आपको दिखा देते हैं कि डब्ल्यूएचओ का 2004 का डाटा है कि 60 टू 80 मिलियन कपल्स जो है इनफर्टिलिटी, कितना कॉन्सर्न है, 60 टू 80 मिलियन, 80 मिलियन जो कपल है वो किससे आज की डेट में एक मेजर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है। इनफर्टिलिटी की मेजर 60 टू 80 मिलियन है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में यहीं पे लिखा 30 से 19 मिलियन, कितना भारत में 13 से 19 मिलियन जो है इनफर्टिलिटी के केस हैं। सोचिए कितनी बड़ी ये बीमारी की जैसे है। बट ये क्या है, इसे हमारी जो इंडिया सोसाइटी ये टैबू यहाँ पे बात नहीं कर। और एक जो मेन फैक्ट यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जो 19 सपोज अगर बात करिए अप्रोक्स 20 मिलियन की जो पॉपुलेशन है हमारी, वो मेल इनफर्टिलिटी की शिकार है। और इसमें 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 इनफर्टिलिटी की शिकार है। और इनफर्टिलिटी के अगर टोटल केस की बात की जाए, जैसे इंडिया में जितने भी इनफर्टिलिटी के टोटल केस है, उसमें रोल कितना है, 50% जो रोल है, 50% रोल जो है किसका है, उसमें मेल इनफर्टिलिटी का रोल है। बट हमारी सोसाइटी में कभी भी इसको कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए एक कंसर्न है, ये है कि हमें मेल इनफर्टिलिटी पे बात करनी होगी। हमें एक 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 ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे बात करनी होगी। और इसके लिए और इसके रीजन भी दिए हुए हैं, जिसको हम आगे देख लेते हैं इसमें डिटेल में। तो लेख में पुरुष बाजपन है, मेन इनफर्टिलिटी को संबोधित करने के लिए तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की गई है। जो प्रजनन स्वास्थ्य, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है, इस पे इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं कि और इसका इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी के लिए कैसा है। तो अगर हम बात करें कि प्रकाश डालते थे, ये प्रभावित जोड़ों जो कपल्स है का समर्थन करने और उनके माता पिता बनने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, हम उनको फर्टाइल बनाने के लिए जागरूकता और जीवन शैली में हस्तक्षेप और खुली चर्चा का महत्व को इसमें जोड़ दिया गया है। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, इस पे बात किया गया है कि जो पुरुष बाजपन है एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें इसका रीजन क्यों है इशू होने के, इसमें चुप्पी होती है, गलत धारणाओं से घिरा हुआ है और यहाँ पे लोग उपेक्षा का शिकार होते हैं। और इसका इंपैक्ट यही बस नहीं है कि इनफर्टिलिटी तक सीमित नहीं है, ये इनफर्टिलिटी फर्दर क्या होता है, ये कहाँ पे हमको इमोशनल इंपैक्ट करती है। इसका क्या होता है, इमोशनल इंपैक्ट होता है, फिजिकल इंपैक्ट होता है, जिससे कोई अपने लाइफ को सही से आगे जी नहीं सकता है। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत जरूरी है। और डाटा की हमने बात किया ही है कि 2004 में डब्ल्यूएचओ का डाटा है कि 60 से 80 मिलियन लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। 60 टू 80 मिलियन पीपल किसके हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, जिसमें से भारत में 13 से 19 मिलियन है। और ज्यादातर कौन है, ज्यादातर जो इसके शिकार हैं वो भारतीय हैं, भारतीय ज्यादातर इसके शिकार हैं। इस तरीके से दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने डिस्कस किया, आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने डिस्कस किया। तो अब मैं आशा करता हूं कि मेरी चीजें जो मैं देना चाहता हूं वो आप तक पहुंच पा रही होंगी। और अगर इसमें कुछ है तो आप और इसको बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव की आवश्यकता है। आप इन वीडियो से जो आपको सुझाव है, अगर आप और इसको हम बेहतर बना सके तो प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को दे सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।